होते हुए साइड पर देखता है और वो असल में शोकेस के अंदर वही ब्लैक स्टोन को नोटिस करता है और मनी मन कहता है, बच्चे वो देखो, मेरे को वही चीज चाहिए, मेरे को अभी अभी उसे लेके मेरे हाथ में दो। मेरे हीरो मनी मन महमूद से बात करता है, देखो अभी के टाइम तुम मेरी सिचुएशन को देख ही रहे हो, तो फिर क्यों ना तुम खुद ही आगे बढ़ो और उसे ले लो। महमूद कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं ऐसा कर पाता तो फिर अब तक मैं बैठा रहता? मैं बस उन्हीं चीजों को ले सकता हूँ जिन चीजों को तुम अपना बनाकर मेरे को प्रदान करो। तो फिर तुम्हें अभी किसी तरीके से एक ऐसा सोल्यूशन को बनाना है जिससे कि तुम उस पत्थर को ऑब्टेन कर सको। हीरो पूरी तरीके से टेंस हो चुका था। वो मनी मन सोचता है, मेरे को किसी भी हालत में और सारी रिसोर्स को लेने के लिए भी मेरे को मीट सिटी के अंदर एंटर करना पड़ेगा और ये बस तभी पॉसिबल हो सकता है जब मेरे पास हमारे इस कॉलेज के ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वो भी डी रैंक के साथ मेरे को मिल जाए। और इसके कारण से मैं किसी भी हालत में इस कॉलेज से एक्सपेल्ड होना अफोर्ड नहीं कर सकता, इससे मेरा पूरा फ्यूचर तबाह हो सकता है। तभी हीरो को अचानक से याद आता है कि ज्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट लेवल 1 के हैं जबकि उसका लेवल ऑलरेडी 2 तक सरफस कर चुका है। तो इसके कारण से कॉलेज के लिए मैं काफी ज्यादा वैल्यूएबल हूँ। सबसे प्रिंसिपल मेरे को टेस्ट कर रहे हैं और मेरे को इस टेस्ट को अच्छी तरीके से पास करना पड़ेगा। वो महमूद से कहता है, देखो मैं तुम्हें वो क्रिस्टल दूंगा बट उसके पहले मैं चाहता हूँ इसके रिवॉर्ड को तुम पहले ही मेरे को दे दो। महमूद हैरान होते हुए उसको देखता है, फिर पसीनों से लथपथ होते हुए कहता है, अब मेरे को ये मत भूलना कि तुम्हें बाबा से वही चीज चाहिए। जो सीरियस होते हुए कहता है, बिल्कुल मेरे को तुम्हारा पावर चाहिए। महमूद कहता है, बच्चे मैंने तुमको पहले ही बताया था तुम मेरे पावर को हैंडल नहीं कर सकते, इससे तुम्हारा मौत भी हो सकता है, तो कुछ और प्लान के बारे में सोचो। वही जो कहता है, देखो अगर आज मैं टीचर को कॉन्विंस नहीं कर पाया तो फिर मेरे सपने के साथ साथ तुम्हारी सारी ख्वाहिश भी पूरा करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इसके कारण से बॉस मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। महमूद हैरान होते हुए कहता है, ठीक है जो करना है करो बट इसके परिणाम अगर गलत हुआ तो तुम उसे खुद भुगतोगे। इसके साथ कॉन्टेक्ट पेपर आ जाता है जहाँ पर बताया गया था वो जब भी चाहे महमूद के पावर को बोरो कर पाएगा और उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि प्रिंसिपल पूछता है, तो बताओ तुमने क्या सोचा है? जो कहता है, प्रिंसिपल सर मैं अपना लेवल का टेस्ट दोबारा से देना चाहूंगा और फिर आप खुद ही डिसाइड करना कि मेरे को क्या करना चाहिए। प्रिंसिपल कहता है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस मेरे से हाथ मिलाओ और उसमें अपने प्रेशर को रिलीज करो। वो दोनों हैंड शेक करते हैं जबकि टीचर सोच रहा था ये बिल्कुल लेवल 2 का है जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा कमजोर है। ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। जबकि हमारे हीरो अभी मन मन सोच रहा था, मेरे को किसी भी हालत में अपने मैक्सिमम लिमिट को दिखाना पड़ेगा, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। वो महमूद के पावर को जितना हो सके उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करने का कोशिश करता है और फिर अपने पावर को धीरे धीरे प्रिंसिपल के हाथ के अंदर रिलीज करने लगता है, जिसको महसूस करते हुए उस प्रिंसिपल का भी हालत खराब होने लगता है। दिखाई देता है हमारे हीरो के शरीर से मैक्सिमम लेवल के फोर्स रिलीज होता है। वही दूसरी तरफ महमूद सोच रहा था, नहीं नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम और थोड़ा सा भी पावर को बढ़ाए तो फिर तुम्हारा बॉडी इसी जगह पर एक्सप्लोड कर जाएगा। तभी प्रिंसिपल उसके हाथ को जल्दी से छोड़ता है और बहुत ही ज्यादा ही हैरान हो जाता है। वो मन मन सोचता है इसका ताकत वक्त के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है और वो अभी के टाइम लेवल 4 तक पहुंच चुका है। भाई हीरो एक डेविलिश लुक देते हुए कहता है, तो सर अब आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई प्रिंसिपल पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था और दूसरे ही पल वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर हमारे हीरो को पकड़ते हुए कहता है, तो फिर तुम हमारे स्कूल की तरफ से रीजनल टूर्नामेंट के अंदर एक पार्टिसिपेंट बन जाओ, तुम ही हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करोगे। जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था, उसे बातें कुछ समझ में तक नहीं आ रहा था। तभी कुछ टाइम बीतता है, प्रिंसिपल उसे समझाता है कि उनके सिटी के अंदर एक लेवल 4 का एग्जाम होने वाला है और इस तरीके के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना भी एक स्कूल के लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात मानी जाती है। और बस स्कूल के अंदर जो चैन अकेला स्टूडेंट है जिसके पास लेवल 4 का कैपेसिटी है। प्रिंसिपल उसे रिक्वेस्ट करता है और पिछले टाइम उसके साथ खराब बिहेव करने के लिए उसके स्कूल का फीस पूरी तरीके से माफ कर दिया जाता है। इसके अलावा जो का जो सप्लीमेंट अब से होगा वो किसी दूसरे स्टूडेंट से 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा। और फिर प्रिंसिपल कहता है, अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई और रिक्वेस्ट करना है तो तुम वो भी कर सकते हो। हमारा स्कूल अपना बेस्ट कोशिश करेगा जिससे कि वो तुम्हारा मदद कर सके और तुम्हारे जैसे एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को बाहर के स्कूल भी रिक्रूट करना चाहेंगे तो मैं कंसीडर करूंगा कि तुम हमारे स्कूल को छोड़कर ना जाओ। और इस चीज को मैं बढ़ाकर बोलना नहीं चाहता बट तुम इस एग्जाम में कैसा रिजल्ट करोगे इसके ऊपर हमारे ये स्कूल फ्यूचर में जाकर रहेगा या फिर इसके फंडिंग को पूरी तरीके से कट कर इसको पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया जाएगा। ये सब कुछ डिफेंड करता है। भाई जो को भी समझ में आता है कि ये एग्जाम स्कूल के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, ठीक है प्रिंसिपल मैं जरूर से हमारे स्कूल को ही रिप्रेजेंट करूंगा बट क्या आप उसके बदले में वो पीछे शोकेस के अंदर पहले ब्लैक क्रिस्टल को दे सकते हैं? प्रिंसिपल थोड़ा सा हैरान होते हुए पीछे देखता है और फिर कहता है, ये क्रिस्टल हमारे पिछले प्रिंसिपल का आखिरी निशानी है। वैसे तो हमें पता नहीं इस क्रिस्टल का किस तरीके से इस्तेमाल करा जा सकता है बट हम इस चीज को हमारे पिछले प्रिंसिपल के मेमोरी सोच कर
याद करते हैं, बट अगर हमारा स्कूल ही ना रहे तो फिर ये मेमोरी का क्या ही फायदा। तो फिर मैं तुम्हें जरूर से ये चीज दूंगा, बट तुम हमारे स्कूल को छोड़कर नहीं जा सकते, ये तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। जो कसम खा लेता है। तभी प्रिंसिपल हंसते हुए कहता है, बट जोचन मैं जानना चाहूंगा वो कौन सी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे कि तुम्हारा ताकत इस तरीके से बढ़ता ही चला गया। तभी जो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, मैं अपनी ताकत को छुपाने का ट्रेनिंग कर रहा था जिससे कि कोई भी मेरी ताकत को पहले से भाप ना सके, और मैं आशा करूंगा कि प्रिंसिपल मेरे इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेंगे। प्रिंसिपल रोते हुए कहता है, मैं बिल्कुल इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और वो मन ही मन सोचता है, सच में इस तरीके के एक टैलेंटेड लड़का जो कि दुश्मनों को चकमा देने के लिए अपनी स्किल को भी छुपाने का कोशिश कर सकता है, वो कितना ही ज्यादा जीनियस होगा। उसी वक्त साइड से एक लड़की आती है और प्रिंसिपल कहता है, जोचेन को सीधा इलाइट क्लास के अंदर ट्रांसफर करा जाता है, तो उसी के हिसाब से जाके तुम दिखा दो। मैं कुछ टाइम के बाद वो लड़की जो को लेते हुए कहीं पर जा रही थी। लड़की कहती है, हमारे स्कूल के ये तीसरी मंजिल इलाइट क्लास के लिए बनाया गया है। वैसे बहुत टाइम के बाद प्रिंसिपल के चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट देखा कि तुम उसे पहले से ही जानते थे, और ऐसे ही उन लोगों के अंदर बात वगैरह चल रहा था, जबकि पीछे से कोई तो बहुत ही तेजी से जोचन का नाम पुकारते हुए आ रहा था। ये असल में और कोई नहीं बल्कि वही पीटी टीचर था। वो रोते हुए कहता है, जोचन मैंने प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा मनाने का कोशिश किया, बट वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम्हारे ग्रेड्स भी काफी सही है, हर स्टूडेंट पढ़ना डिजर्व करता है। मैं आशा करता हूँ इस कॉलेज से निकलने के बाद भी तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करोगे और अपने फ्यूचर को उज्जवल करोगे। मतलब इस पीटी टीचर को लग रहा था कि हमारी हीरो छो को एक्सपेल कर दिया गया है। तभी साइड से वो लड़की कहती है, टीचर आप क्या कह रहे हैं? जोचन को इलाइट क्लास के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है और मैं अभी के टाइम उसको रजिस्टर करने के लिए ले जा रही हूँ। जो सुनते हुए पीटी टीचर पूरी तरीके से सदमे में चले जाते हैं। तभी लड़की कहती है, और आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है और वो काफी ज्यादा गुस्सा थे, तो जल्दी जाइए। पीटी टीचर और भी ज्यादा शॉक होते हुए मन ही मन सोचता है, लगता है मेरा आज एल लगने वाला है। शिफ्ट होता है रात को। हमारे हीरो सिंपली बेड पर लेटा हुआ था और मन ही मन कह रहा था, लेवल 2 से लेवल 4 के अंदर जाना ये कोई मजाक की बात नहीं है। उस टाइम तो मैंने बेहेमोस का पावर को बोरो कर लिया था, बट मेरे को 3 महीने के अंदर ओरिजिनली लेवल 2 से लेवल 4 तक पहुंचना पड़ेगा, और मेरे पास उतना कुछ पैसा भी नहीं है कि मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकूं। मैं अब क्या करूंगा? वो काफी ज्यादा परेशान था। तभी बेहेमोस कहता है, देखो तुम्हें अगर और भी ज्यादा मदद का जरूरत है और भी ज्यादा रिवॉर्ड का जरूरत है तो फिर मेरी ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। मैं बेहेमोस उसे बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है, लड़के तुम सोचना भी मत, ये टूर्नामेंट के अंदर तुम मेरे पावर का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा टाइम तक टिक पाओगे। मैं जो आंखें बंद करते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, बट अच्छी की बात यह है कि अब से मेरे को स्कूल की तरफ से फ्री सप्लीमेंट थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। और तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, उसके लोन 5 दिन के अंदर देना पड़ेगा, जिसके बारे में सोचते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। शिफ्ट होता है सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग को। हमारे हीरो स्कूल आते ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अपने क्लास फ्लोर पर आने के बाद उसे लग रहा था ये बिल्कुल कोई छोड़ा गया फैक्ट्री है। बहुत ही ज्यादा धूल फैला हुआ था। तभी अचानक से पीछे से कोई जो का नाम पुकारता है। जो देखता है वहाँ पर दूर से एक येलो हेयर वाला आदमी अपने हाथ को वेव कर रहा था। वो कहता है, इधर आओ, क्लास इस तरफ है। कुछ टाइम के बाद वो लोग एक दूसरे रास्ते से बढ़ने लगे थे, और ये आदमी असल में एडवांस क्लास का टीचर है जिसका नाम है झैंग। हीरो देखता है उसके क्लास के नेम को भी सेलोटेप और पेपर से लगाया गया था। भाई जो टीचर के साथ बात करते हुए मन ही मन सोच रहा था, इस स्कूल का कंडीशन इतना ज्यादा खराब कैसे हो सकता है, वो भी एक एडवांस क्लास के। और फिर वो पूछता है, सर हमारे एडवांस क्लास के कितने सारे टीचर हैं? भाई वो टीचर अपने बाले सहलाते हुए परेशान होते हुए कहता है, इस क्लास के अंदर बस वही अकेला एक टीचर है। और वो कहता है, हमारे स्कूल का कंडीशन दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा खराब जाता जा रहा है, और वैसे भी एडवांस क्लास के अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट है, और उससे भी बड़ी बात एडवांस क्लास के टीचर का फीस भी बहुत ही ज्यादा होता है। इसके कारण से उनका स्कूल इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। और हीरो को समझ में आता है स्कूल का कंडीशन सच में अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा टूट चुका है। और तभी दरवाजे को खोला जाता है और कहता है, ये रहा तुम्हारा क्लास, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ यहाँ के फैसिलिटी तुम्हें निराश नहीं करेगा। मैं हीरो अंदर देखते हुए पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। वो देखता है उनके एडवांस क्लास को वो पूरी तरीके से हर जगह से चमक रहा था। वहाँ पर कुछ लोग रनिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे, जबकि कुछ पंचिंग के। तभी हीरो मन में सोचता है, ये तो बिल्कुल हमारे दुनिया के प्रीमियम जिम लग रहा है, और वैसे यहाँ के स्टूडेंट काफी ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा है। और तभी उसे नोटिस होता है कि सारे लोग अजीब तरीके से उसको घूर रहा था। तभी टीचर कहता है, सारे लोग गठे आ जाओ, अब से हमारे साथ जो भी ज्वाइन करेगा। और जैसे कि तुम लोगों को पता है क्लास बहुत दिन पहले शुरू हो चुका है, और जो बहुत टाइम के बाद हमारे क्लास को ज्वाइन करा है, बट चिंता मत करना, हम सभी लोग मिलकर बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे जिससे कि रीजनल टूर्नामेंट के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस हम लोग डिलीवर कर पाए। मैं हीरो भी उन सभी को ग्रीट करता है। तो पीछे से एक रेड हेयर वाला लड़का कहता है, क्या वो यहाँ पर आने का लायक भी है? उसके पास इतना ज्यादा ताकत है कि वो हमारे एडवांस क्लास को ज्वाइन कर सके। देखो हमें बताओ तुमने स्कूल को क्या खिलाया है जिससे कि तुम्हें इस क्लास के अंदर एंट्री मिल गया? तभी टीचर जोर से चीखते
हुए कहता है वाइनहाउ अपनी जबान के ऊपर लगाम लगाओ, ऐसे फालतू के रूमर्स फैलाने का कोशिश भी मत करना। वही हमारे हीरो मन ही मन सोच रहा था इस तरीके के जोकर पता नहीं हर स्टोरी में कहां से आ जाते हैं। वही वो लड़का एक डिविलियस लुक देते हुए कहता है तो फिर तुम्हें इसे प्रूव करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक फॉर्मल चैलेंज करता हूँ छोचैन, तुम मेरे से डुएल करो और उसके बाद ही देखेंगे कि तुम यहाँ पर आने के लायक हो या फिर नहीं। भाई सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लोग बात करते हैं कि बहुत टाइम से इस तरीके के फॉर्मल चैलेंज के बारे में किसी ने भी नहीं सुना। कुछ कहते हैं वाइनहाउ हमारे बैच में से सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो एक न्यूबी के साथ फाइट करेगा। इसका मतलब बुली करने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरीके से पागलपन है। भाई दूर से एक येलो हेयर वाला लड़का अपने डंबल उठाते हुए कहता है दोबारा से यहाँ पर शोरगुल शुरू हो गया। तभी साइड से एक पिंक हेयर वाली लड़की कहती है अरे देखो तो जरा उस वाइनहाउ ने एक न्यूबी को चैलेंज कर दिया है। भाई वो येलो हेयर वाला हमारे हीरो को देखने के लिए नहीं गया था, इसके कारण से उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी हीरो कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बारे में सुनते हुए वो टीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो उसे रोकने का कोशिश करता है बट जो कंटिन्यू करता है ये बिल्कुल एक फॉर्मल चैलेंज रहेगा, कोई भी एक दूसरे को इंजर्ड नहीं कर सकता। ये बस टूर्नामेंट के पहले अपना एक प्रैक्टिस की तरह ही माना जाएगा। शिफ्ट होता है सीधा प्रिंसिपल रूम पर, जहाँ पर प्रिंसिपल काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो कहता है मेरे को इस पीटी टीचर ने पहले ही कहा था इस छोचैन का बिहेवियर काफी ज्यादा खराब है, वो लोगों को बुली करता है और लगता है उसने सही कहा, वो क्लास के अंदर जाते ही एक को चैलेंज कर दिया। भाई दूसरी तरफ से वो टीचर कहता है नहीं नहीं छोचैन ने बस चैलेंज को एक्सेप्ट करा है, असल में दूसरा बंदा ही छोचैन को चैलेंज करा था और कोई भी पीछे हटने के लिए तैयारी नहीं है, लगता है इस डुएल को हम लोग नहीं रोक सकते। भाई टीचर मन ही मन सोचता है ये काफी अच्छा वक्त हो सकता है जहाँ पर मेरे को छोचैन के एबिलिटी के बारे में और भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वैसे भी वो अपनी ताकत को छुपाने में काफी ज्यादा माहिर है और वो एरिना को तैयार करने के लिए कह देता है और इनके चैलेंज को भी ऑथराइज कर देता है। शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद जहाँ पर टीचर क्लास के मिडिल में खड़े हुए थे और उनके दोनों साइड पर छोचैन और वाइनहाउ एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े हुए थे। उनके सामने एक डेस्क रखा गया था और टीचर उन दोनों को सारे रूल्स के बारे में बताने लगता है कि ये एक 1-on-1 चैलेंज होगा, कोई दूसरा बंदा एरिना के अंदर फाइट के टाइम प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं तो उसको तुरंत ही इस क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उस डेस्क के ऊपर एक छोटा सा मैकेनिज्म था जहाँ पर हाथ देने से ही उनका लेवल शो करने लगता है। वो दोनों ही ई रैंक के लेवल 2 के अंदर थे। वाइनहाउ हमारे हीरो को घूरते हुए मन ही मन सोच रहा था तो तुम भी फेज 2 के हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। शिफ्ट होता है सीधा एरिना पर, वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके थे जहाँ पर रूल्स कुछ ऐसा था कि जो भी पहले हार मान जाएगा या फिर एरिना से बाहर निकल जाएगा या फिर फेस के अंदर एक भी स्ट्राइक खाएगा वो हार जाएगा। और इसके साथ टीचर मैच को शुरू कर देता है। वाइनहाउ तेजी से पहला स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसका हाथ बिल्कुल झो के गले के पास तक पहुंच चुका था बट झो कुछ मिली सेकंड के अंदर अपने हाथ को इतना तेजी से आगे बढ़ाते हुए हमले को रोक लेता है। बट हाउ उसी जगह पर रुकने वाला नहीं था, वो अपने दूसरे पंच को करने के लिए आगे बढ़ता है और मन ही मन सोचता है तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा शार्प है बट तुम मेरी इस स्ट्राइक से नहीं बच सकते। बट झो बहुत ही तेजी से उसके सारी स्ट्राइक को बहुत ही स्मूथली डॉज कर रहा था और कुछ ही टाइम के अंदर हाउ पूरी तरीके से परेशान हो जाता है क्योंकि उसके एक भी अटैक झो को छू भी नहीं पाता। तभी वो सीधा पीछे अपने पैरों से अपना स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है। दिखाई देता है उसका पैर का स्पीड इतना ज्यादा था कि एक योलो लाइटनिंग स्ट्राइक बन गया था। भाई झो भी इसे नोटिस करता है। दिखाई देता है वो किक सीधा झो के हाथ के ऊपर से हमारे हीरो के हाथ को भी स्ट्राइक करता है और फिर जमीन में एक जबरदस्त धमाका करता है। भाई ओए हाउ मन ही मन सोच रहा था मेरे स्ट्राइक से कोई भी ई रैंक का बंदा खड़ा नहीं रह सकता और देखो तुम भी घुटनों के बल बैठ चुके हो, अब तुम नहीं जीत सकते। भाई झो उसे तिरछी नजरों से देखता है, फिर जमीन में अपने हाथ को रखते हुए फोर्स को रिलीज करता है और फिर एक क्लीन किक सीधा हाउ के फेस के ऊपर लैंड करता है। भाई हाउ मन ही मन पूरी तरीके से सदमे में चला गया था। वो मन ही मन सोच रहा था इस तरीके के कॉम्बैट आर्ट मैंने आज तक नहीं देखा बट ये हमला असल में हाउ के गले के पास हुआ था न कि फेस में। और इसी के बारे में वो मन ही मन सोचते हुए कहता है मैं भी हारा नहीं हूँ, मैं तुम्हें जरूर से हराऊंगा। और जब वो पीछे घूमता ही है झो का हाथ बिल्कुल उसके नाक के पास पहुंच चुका था और झो उसे छोड़ देता है और कहता है देखो मैं तुम्हारे फेस को स्ट्राइक करने ही वाला था तो क्या तुम हार मानते हो। भाई वो लड़का बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और वो जमीन में घुटनों के बल ही बैठा रह जाता है जबकि टीचर झो को विनर डिक्लेयर कर देता है। विनर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो हार चुका है, उसके चेहरे से पसीना गिर रहा था। भी आसपास के सारे क्लासमेट भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुके थे। वो लोग सोचते हैं एक बाहर से न्यूबी आकर हमारे क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट को इस तरीके से हरा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है ये लड़का सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। भाई जो कहता है तो फिर क्या तुम हार मानते हो या फिर तुम्हें कोई शक है। भाई टीचर भी काफी ज्यादा हैरान था। वो सोचता है मैंने हाउ को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया था बट फिर भी झो का फिजिकल एबिलिटी, उसका टेक्निक, उसका स्पीड सब कुछ अनबीटेबल था। सच में इसके पास टैलेंट है जिसकी प्रिंसिपल ने कहा था। उसी वक्त पीछे से कोई आता है जिसे देखते हुए सारे लोग शॉक हो चुके थे। ये असल में और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल
थे। वो कहता है जोजन कि तुम मेरे साथ कुछ टाइम के लिए आ सकते हो, मेरे को तुम्हारे साथ कुछ बात करना है। वही वो दोनों निकल जाते हैं। छत के पीछे से वो पिंक हेयर वाली लड़की बात करती है, हे तुमने देखा इस नए स्टूडेंट के साथ प्रिंसिपल का अच्छा रिश्ता है और वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर भी है। तभी पीछे से वो येलो हेयर वाला कहता है बिल्कुल, हमें इसको किसी भी हालत में हमारे क्रू के अंदर ज्वाइन करवाना पड़ेगा। वो लड़की पीछे से इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा अजीब महसूस कर रही थी। सिंसिट होता है बाहर, प्रिंसिपल उसके पहले दिन के एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में बात कर रहा था और वो कहता है अगर तुम्हें कोई भी चीज का जरूरत पड़े तो फिर तुम मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं उसे पूरा करने का पूरा कोशिश करूंगा। तभी जो सोचता है लगता है प्रिंसिपल सच में मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, क्या मेरे को पैसा चाहिए ये पूछना सही होगा? नहीं, मैं झिझक नहीं सकता। और वो कह देता है प्रिंसिपल क्या आपके पास कोई तरीका है जिसके माध्यम से मैं पैसा कमा सकता हूँ, वो भी बहुत ही तेजी से। प्रिंसिपल उसको देखता है, फिर जो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है देखो तुम्हें चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है, अभी तुम छोटी हो और इस उम्र में तुम्हें ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फ्यूचर में जाकर तुम्हें पैसा कमाने का बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगा और अगर तुम्हें कोई खाना वगैरह या फिर कपड़े का प्रॉब्लम है तो स्कूल उसको कवर कर लेगा। भाई हीरो समझ जाता है कि उसे कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। सिंसिट होता है कुछ टाइम के बाद जहाँ पर हमारे हीरो आराम से बेंच में बैठकर डंबल उठा रहा था और वो मन ही मन सोचता है अगर स्कूल को पता चल गया कि मैंने अपने नाम से लोन वगैरह उठाया है तो फिर शायद से मेरे को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। मेरे को किसी और तरीके से पैसा कमाने के बारे में जल्द ही सोचना पड़ेगा। तभी साइड से कोई आता है, ये असल में वही येलो हेयर वाला लड़का था। वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हुए जो के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है तुम्हारा वो स्पारिंग मैच काफी ज्यादा अमेजिंग था और प्रिंसिपल भी तुम्हें काफी ज्यादा वैल्यू दे रहे थे, मेरे को बताओ तुम हो कौन? वही जो इस अचानक इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा हैरान हो चुका था। तभी साइड से वही लड़की आते हुए कहता है सेन इसी तरीके का लड़का है, प्लीज तुम कुछ बुरा मत सोचना। और वो अपना परिचय देता है सूजिया। और लड़की कहती है हम लोग पहले इस क्लास को ज्वाइन करे थे तो उसके हिसाब से हम तुम्हारी सीनियर हुए, तो फिर जूनियर को अगर कोई भी चीज का जरूरत पड़े तो वो बेझिझक हमें बोल सकता है। तभी सेन कहता है अब से हमारा 3 लोगों का टीम बन चुका है जहाँ पर मैं हूँ लीडर, तो इसके कारण से मैं अपने साथियों का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। वही जू मनीमन सोच रहा था ये लोग कितना ज्यादा अजीबोगरीब है। और दोस्तों कॉलेज में कुछ इसी तरीके के दोस्त होते हैं, मेरे साथ भी सेम टू सेम यही चीज हुआ था। आपके साथ भी अगर हुआ है तो जरूर से एक बार कमेंट में लिखना। बाकी स्टोरी में वापस से सेन कहता है तुमने फाइट के टाइम जो लास्ट किक मारा था उस टेक्निक को तुमने कहाँ से सीखा था? वही जो को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहता है मैं बस नॉर्मली रिएक्ट करा था, मेरे पास कोई प्रोफेशनल कॉम्बैट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। जो सुनते हुए सेन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो दोनों ही परेशान होते हुए कहता है भाई तुम्हारी बात अगर ओहिनाम के पास तक पहुंच गया तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। तभी वो लड़की समझाती है कि इस दुनिया के अंदर कॉम्बैट टेक्निक भी खरीद कर उसे भी एब्सॉर्ब करा जाता है जो कि मेमोरी स्क्रॉल या फिर स्टोन के अंदर पाए जाते हैं और उसके बाद जो जितना ज्यादा इन टेक्निक का इस्तेमाल करता है वो उतना ज्यादा इन सभी चीजों में महारत हासिल करता जाता है और उसके बाद दूसरे टेक्निक के साथ मिलाते हुए अपना एक खुद का स्पेशल मूव बना लेता है और वही चीज दूसरों से उसको अलग करता है। उस ओएन कॉम्बैट टेक्निक है। भाई हीरो भी सोचता है बिल्कुल वो किक बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और इसमें कोई सोचने का बात ही नहीं है कि वो एक डी रैंक का टेक्निक था। और वो मनीमान सोचता है अगर मेरे पास भी एक कॉम्बैट टेक्निक होगा तो फिर मैं अपने स्किल को और भी ज्यादा बेहतरीन बना पाऊंगा। वो पूछता है क्या इस तरीके की कॉम्बैट टेक्निक काफी ज्यादा रेयर है? सेन कहता है हाँ नॉर्मल टेक्निक जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है वो थोड़ा सा सस्ता हो सकता है, बट जितना ज्यादा तुम हायर लेवल के और ताकतवर टेक्निक को ढूंढोगे वो उतना ज्यादा रेयर और कीमती बनता चला जाएगा। वैसे अगर वेन हाउ के उस डी रैंक के टेक्निक का बात करा जाए तो उसका कीमत है 5 लाख के आसपास। भाई हीरो मनीमान सोचता है ये तो मेरा 1 साल का लोन का इंटरेस्ट है, लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। सेन और वो लड़की कहती है कि उन दोनों के पास भी एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है जो कि उन लोगों ने कंज्यूम करा है। भाई हीरो परेशान होते हुए मनीमान सोचता है क्या इन लोगों के पास 5 लाख रुपया ऐसे ही घूमता रहता है? लगता है मैं बहुत ही अमीरों के क्लास में आ चुका हूँ, इनके पास हद से ज्यादा पैसा है। और तभी वो शॉक्ड होते हुए सोचता है अगर इनके फैमिलीज इतना ज्यादा रिच है तो फिर इनके पास पैसा कमाने के भी बहुत सारे नुस्खे होंगे। और वो पूछता है क्या तुम लोगों के पास कोई ऐसा टेक्निक है जहाँ पर मैं अनलिमिटेड पैसा कमा सकता हूँ, वो भी बहुत ही तेजी से? सेन पूछता है अच्छा क्या तुम कुछ भी कर सकते हो? जो हाँ में जवाब देता है और सेन कहता है तो फिर तुम बैंक लूट लो। सुनते हुए जो परेशान हो जाता है और वो कहता है मेरे को कोई सही चीज के बारे में बताओ, मैं मजाक नहीं कर रहा। तभी लड़का बहुत ही दिल से सोचने लगता है और फिर कहता है तुम ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा सकते हो, वहाँ पर तुम बहुत सारा पैसा बहुत कम टाइम के अंदर कमा पाओगे। तभी जिया सेन के सिर पर मारते हुए कहती है देखो तुम इसे ऐसे गंदे आइडिया मत दिया करो, अगर टीचर को इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हारा अच्छा खासा क्लास लिया जा सकता है, मतलब पनिशमेंट दिया जा सकता है। मैं हीरो हैरान होते हुए कहता है ये ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट ये क्या है? तभी सेन कहता है देखो गलती से भी वहाँ पर जाने के बारे में मत सोचना, उस जगह पर कुछ भी हो सकता है, वो जगह सारे स्कूल के द्वारा स्ट्रिक्टली बैंड है। अगर तुम वहाँ पर गए और पकड़े गए तो फिर समझ लो बिना किसी डिस्कशन के तुम्हें सीधा स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसे बस एक जोक की तरह समझो। वैसे मेरे को बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जो खांसते हुए कहता
कहता है कुछ 3 लाख के आसपास। जो सुनते हुए वो दोनों ही बुरी तरीके से हैरान हो जाता है और चीखते हुए कहता है क्या 3 लाख, ये तो बहुत ही ज्यादा है। मैं वो दोनों वहाँ से खिसकते हुए कहता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से कंगाल वाले लोग हैं। और वो लोग वहाँ से निकल पड़ता है। जबकि जो मन में सोच रहा था कि ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट, लगता है ये जगह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरे पास कोई दूसरा चॉइस भी नहीं है, तो मेरे को अब इसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए स्कूल के बाद जाना पड़ेगा। सिट होता है रात को ब्लैक वाटर रोड के बैनर को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो मोबाइल को देखते हुए पहुंच गया था और वो सोचता है गूगल का मैप तो इसी जगह को ब्लैक डिस्ट्रिक्ट कह रहा है, बट ये शहर तो पूरी तरीके से बंजर हो चुका है, चलो देखते हैं। तभी वो बेहेमोस से पूछता है बॉस तुम्हें क्या लगता है इस शहर के अंदर क्या हो सकता है, बट बेहेमोस वहाँ पर नहीं आता और वो मन में सोचता है लगता है वो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा अंदर तक नहीं जाने वाला और बाहरी जगहों पर ज्यादा ताकतवर लोग भी नहीं रहते और इमरजेंसी के लिए मैंने ऑलरेडी बेहेमोस से लेवल 4 के पावर को बोरो कर लिया है और इतना रिसोर्स काफी रहेगा। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सोचता है इस बंजर से जगह पर मेरे को कहाँ से पैसा मिलेगा। तभी वो अचानक से सामने देखता है जमीन में किसी के चलने का निशान बना हुआ था और वो इसी निशान को फॉलो करते हुए एक दरवाजे के सामने आके पहुंचता है, जिस दरवाजे के पीछे से थोड़ा सा रोशनी भी निकल रहा था। वो दरवाजे के सामने जाता है और घर के अंदर एंटर करता है और तभी पीछे से 2 लोग उसे ही फॉलो कर रहे थे। असल में वहाँ पर काफी सारे लोग थे और वो लोग जो को खून भरी नजरों से देख रहे थे। हीरो अंदर प्रवेश करता है और वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये जगह तो बिल्कुल ही बदल गया, तो असल में ये जगह है असली ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट। कुछ टाइम के बाद हीरो देखता है जहाँ पर कुछ लोग के पास घर तक नहीं था और वो लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, जबकि दूसरे साइड पर कुछ लोग अपने फेस वगैरह ढाकर कुछ ब्लैक में डील वगैरह कर रहे थे। हीरो सोचता है लगता है ये जगह पूरी तरीके से जंगली है, यहाँ पर जंगल का लॉ चलता है जहाँ पर किसी भी चीज को बेचा और खरीदा जा सकता है प्रॉफिट के लिए। और तभी अपने आंखें बंद करता है, बट पहले मेरे को जल्द से जल्द यहाँ पर कोई पैसा कमाने का रास्ता को ढूंढना पड़ेगा, बट उससे पहले। और वो पीछे घूमते हुए कहता है हे तुम लोग और कितनी देर तक मेरे पीछा करने वाले हो। वहाँ से कुछ ठग लोग बाहर निकलते हैं और कहता है हे बच्चे तुमने हम लोगों को पकड़ लिया, काफी बढ़िया, हम लोग तो बस मौका ढूंढ रहे थे कब तुम्हें नॉकआउट करे। भाई हीरो हैरान होते हुए कहता है तुम मेरे को नॉकआउट क्यों करना चाहते हो। भाई वो आदमी अपने जीभ से ठोंठ को चाटते हुए कहता है लड़के कि तुम दम बनने का कोशिश करे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे जैसे अमीर घर के औलत को पकड़ने के बाद हम लोग उनके पैंट से अच्छा खासा मुआवजा निकालते हैं। भाई जो सोच रहा था ये लोग कितना ज्यादा बुद्धू है, मेरे पॉकेट में फूटी कौड़ी भी नहीं है और ये लोग आए हैं मेरी फैमिली से पैसा लेने के लिए। भाई वो आदमी सीधा झोंके गाल पर हल्के से स्लैप मारते हुए कहता है लड़के अब जब तुमने हम लोग को देख लिया है तो सीधी तरीके से हमारे साथ चलो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा, हमें बस मुआवजा चाहिए और जब हमें वो मिल जाएगा तो फिर अगर हमारा मन करे तो छोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हारा बॉडी का भी तो अच्छा कीमत मिल सकता है। जो कहता है अच्छा तुम लोग काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और तुम्हें सच में लगता है तुम ऐसे कर सकते हो। भाई वो माफिया भी उसे एक गेज देता है और दूसरे ही बल हीरो अपने 4 लेवल के स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और वो आदमी सीधा मुंह के बल जमीन में गिरता है। पीछे उसके दोनों साथी भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो लोग गुस्से में अपने छोटे डैगर को बाहर निकलता है और कहता है तुमने हमारे बड़े भाई को चोट पहुंचाया है और तुम्हें हम जरूर से एक लेसन सिखाएंगे। वो लोग तेजी से झोंक की तरफ बढ़ता है और तभी 2 उड़ेन बक्सों को उड़ते हुए दिखाया जाता है और वो सीधा आकर उन दोनों गुंडे के सिर पर आकर लगता है। जो कुछ भी समझ नहीं पाता और दूसरे पल उसके सामने कोई तो आ जाता है और वो झो के हाथ को पकड़ते हुए कहती है मेरे साथ आओ और वो झो को दौड़ाते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। फिर एक जगह पर पहुंचकर जो परेशान होते हुए कहता है मेरी जान को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा धन्यवाद। और वो मन में सोच रहा था मैंने सोचा था उन लोगों को पकड़कर उनके मुंह से कुछ बातें उगलेंगे, बट इसने मेरा सारा प्लान को तबाह कर दिया। वो लड़की झो को देखते हुए कहता है तुम्हारा नाम झोजन है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। भाई झो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, वो पसीनों से लथपथ होते हुए मन मन सोच रहा था क्या ये मेरे को जानता है कि मैं पकड़ा गया। भाई दूसरी तरफ वो लड़की मन मन सोचती है अरे मैं अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से बाहर नहीं निकल सकती, ये मैंने क्या कर दिया। और उन दोनों के अंदर एक ऑकवर्ड सी साइलेंस मच जाती है और फिर लड़की को मन मन लगता है कि झो ने मेरे को पहचान नहीं पाया या फिर वो मेरे को भूल चुका है, चलो कुछ भी हो। और वो कहती है देखो मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा नाम तुम्हारे कॉलर के बटन के अंदर देखा। भाई हीरो भी उसके कॉलर आइडेंटिटी को देखता है और उसे वो बाहर निकलते हुए जोर से चीखते हुए कहता है कि मैंने अपने स्कूल के इस बैच को निकालना भूल गया था। ये तो अच्छी बात है कि ये लड़की मेरे को जानती नहीं है, नहीं तो मैं काफी ज्यादा परेशानी में आ सकता था। भाई दूसरी तरफ वो लड़की मन मन सोचती है लगता है ये अभी तक मेरे को पहचान नहीं पाया। तभी लड़की कहती है देखो तुम यहाँ पर अपने आइडेंटिटी को इस तरीके से दिखाते हुए इस शहर के अंदर नहीं घूम सकते, इससे तुम काफी ज्यादा दिक्कत में फंस सकते हो। चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देता हूँ। मैं जो कहता है नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ काम के लिए आया था और मेरे को यहाँ से निकलने का भी रास्ता पता है। और ये बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगता है और मन में सोचता है इस लड़की ने ऑलरेडी ये तो जान लिया है कि मैं किस स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम भी जान चुका है, पता नहीं फ्यूचर में जाकर अब मेरे को कौन
कौन सा दिक्कत देखना पड़ेगा। मैं दूसरी तरफ वो लड़की सोचती है अब तो बहुत साल बीत चुके हैं, लगता है जो मेरे को भूल चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अनजान बनने का नाटक करा है। बट जो भी हो, ये यहाँ पर क्यों आया है। और वो अपने हाथ को देखती है और मन ही मन कहती है मेरे को अभी भी लगा कि जो के अंदर काफी अच्छा खासा ओरेकल का ताकत आ चुका है, क्या वो हाई लेवल में अवेकन हो चुका है। मैं दूसरी तरफ हमारे हीरो कुछ पैसे देकर एक मास्क को खरीदता है और फिर अपने मुंह को छुपाते हुए वहाँ से चलते हुए जाता है और उसे कोई भी पैसा कमाने का तरीका नहीं दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से अचानक से एक बूढ़ा आदमी आते हुए कहता है, हे लड़के, तुम इधर के नहीं लग रहे, मैं इस शहर के अंदर बहुत टाइम से हूँ और तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारा टूर गाइड बन सकता हूँ। मैं जो सीधा पूछ लेता है, मेरे को बस जाना है यहाँ से, जल्दी से पैसे कैसे कमाया जा सकता है। आदमी बहुत ही खुश होकर कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मेरे साथ चलिए। और वो मन ही मन सोचता है, हाँ मेरे को इसका भी कमीशन मिलेगा, ये तो काफी अच्छी बात है। वो लोग एक अंडरग्राउंड चेम्बर के अंदर जाने लगता है और इस जगह असल में अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना था, जब रेसलर एक दूसरे के साथ केज फाइट करते हैं। ऑडियंस चीखता है, मारो उसे और मारो, और ऐसे ही लोग चीयर अप कर रहे थे। भाई छो और वो आदमी भी इस जगह पर पहुंच चुका था। आदमी कहता है, इस जगह के अंदर लोग रेसलर के अंदर बेटिंग वगैरह करते हैं और आज का ये मैच भी काफी ज्यादा स्पेशल है। आज के फाइट में जो भी जीतेगा उसे प्राइज पूल के साथ साथ बेटिंग अमाउंट का भी एक छोटा सा परसेंटेज मिलेगा। मैं हीरो मन में सोच रहा था, ये लोग जो फाइट कर रहे हैं ये तो बस लेवल 1 के हैं, और उसका नजर जाता है पैसों की तरफ, जहाँ पर 4,32,000 का प्राइस पूल लगाया गया था। वो बटलर पूछता है, तो फिर अब कितना पैसा लगाना चाहेंगे और कौन से रेसलर के ऊपर, मैं इसको पूरा बंदोबस्त कर दूंगा। भाई जो कहता है, ये सब छोड़ो, मेरे को ये पूरा प्राइस पूल ही चाहिए। वो आदमी पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था। भाई दूसरी तरफ से वो लड़की भी छुपते छुपाते हुए इस जगह पर पहुंच गया था और वो मन में सोचता है, जो चैन इस अजीब से जगह पर क्यों आया है। वहाँ पर ऑडियंस अभी भी चीख रहे थे और तभी उसका नजर जाता है एरिना पर। असल में एरिना में जो चैन खड़ा हुआ था और उसके सामने एक हट्टा खट्टा रेसलर एक बहुत ही इंटेंस लुक दे रहा था और वो कहता है, हारने से पहले मेरा नाम याद रखना। और वो कुछ और बोल पाता, जो सीधा उसके फेस पर एक जबरदस्त पंच लगाता है और इसके साथ ये बंदा नॉकआउट होकर एरिना से बाहर निकल जाता है। मैं हीरो सोचता है ये तो काफी ज्यादा आसान था। तो फिर दूसरा उसके बाद एक क्रेजी रेसलर आता है और वो भी कुछ डायलॉग बचे कर रहा था, बट हीरो उसको भी हवा में भेज देता है। फिर तीसरा आता है और वो तो हमारे हीरो से घबरा रहा था। वही किसी दूसरे मॉनिटर से कोई देखता है कि ये भी नॉकआउट हो चुका था, दिखाई देता है। स्क्रीन के पीछे असल में इस एरिना का एक मैनेजर था। वो परेशान होते हुए मन ही मन कहता है, मेरे को लगा था ये लड़का काफी ज्यादा कमजोर है और इसके कारण से मैंने इसे फाइट करने का मौका दिया था। हम किसी बाहरी रेसलर को ये अमाउंट नहीं जीतने दे सकते, इससे हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। मेरी साइड से एक आदमी आते हुए कहता है, सर अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारे सारे कस्टमर तोड़फोड़ करना भी शुरू कर देंगे। वो सभी लोग पैसा का रिफंड मांग रहा है। भाई मैनेजर पैनिक करते हुए मन ही मन सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं जीतेगा। और वो कहता है, एक स्पेशल मैच का अनाउंसमेंट करो और उस मॉन्स्टर को रिलीज कर दो। भाई हीरो एक के बाद एक को हराते हुए लास्ट बंदा को भी हरा देता है और कहता है, तो फिर ये मैच खत्म हुआ, अब मेरे को प्राइस पूल का मनी मिल जाएगा। तभी अनाउंसमेंट होता है, सारे लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। इसके कारण से हम लोग इस बैटल को इतना जल्दी खत्म नहीं करना चाहते और सारे ऑडियंस के रिक्वेस्ट के कारण से हम लोग एक स्पेशल मैच का अनाउंसमेंट करते हैं। मेरी जो मन मन सोचता है, तो ये लोग अब ट्रिक्स वगैरह भी खेलना शुरू कर दिया है। असल में ये लोग पैसा देना नहीं चाहते और सारे रेसलर्स को उस केज से बाहर निकाला जा रहा था। और तभी साइड से एक गेट ओपन होता है और अनाउंसमेंट होता है, तो फिर फाइनल चैलेंजर हमारे सामने पधार रहे हैं। वही जो का आंखें सिकुड़ जाता है क्योंकि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऑर्क मॉन्स्टर था जिसका नाम है नेफ्लून। दिखाई देता है उस मॉन्स्टर को अजीब तरीके से बेल्टों से बांध कर रखा गया था और आसपास के दो लोग भी काफी ज्यादा डर रहे थे। तभी बेल्ट को खोला जाता है और वो मॉन्स्टर जमीन में आकर गिरता है। इसके बॉडी का हालत इतना ज्यादा खराब था कि लग रहा था हाथों से इसको खाना नहीं दिया गया है। और तभी केज को भी बंद कर दिया जाता है। हीरो सोचता है, यहाँ पर चल कर रहा है कि मैं अब इस गम से फाइट करूंगा। और तभी दिखाई देता है उस मॉन्स्टर के गले के पास कुछ तो अजीब सा निकलने लगता है और दूसरे ही पल उसके पीठ से एक छोटा सा ढक्कन टाइप का चीज बाहर निकल जाता है और उसके साथ वो मॉन्स्टर धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा ही क्रीपी लुक दे रहा था। आसपास के ऑडियंस भी ये देखते हुए पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुके थे। उनके चेहरे से पसीना गिर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो व्हाइट हेयर वाली लड़की भी मन में सोचती है, इस तरीके का मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। इस तरीके के मॉन्स्टर के साथ जोचैन फाइट नहीं कर सकता, बट मैं उसे बचा सकती हूँ। बट ऐसा भी मैं नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो फिर सारे लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा प्लान क्या है। जोचैन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। भाई जो भी मन में सोच रहा था, बॉस बेहेमोस तुम भी यहाँ पर नहीं हो और इस वक्त को इस तरीके के एक मॉन्स्टर के साथ मेरे को फाइट करना पड़ेगा। और मेरे को लग रहा है ये मॉन्स्टर मेरे को एज ए ओपोनेंट देख नहीं रहा बल्कि मेरे को खाने की तरह देख रहा है। मेरा पूरा शरीर मेरे को बोल रहा है ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी दिखाई देता है उस मॉन्स्टर के हाथ से एक बोन नाइफ भी बाहर निकलता है और दूसरे ही पल वो हमारे हीरो के ऊपर हमला करते हुए आगे बढ़ जाता है। जबकि हमारे हीरो ने उसके हमले को डॉज कर लिया था, बट उसके बावजूद उसके गले में एक हल्का सा स्ट्राइक आ चुका था। वो मन में
सोचता है अगर मैं थोड़ा सा भी गलती कर देता तो फिर इसी जगह पर मेरा मौत कन्फर्म था। लगता है मॉन्स्टर सच में मेरे को मारना चाहता है। मैं इसके ऊपर हल्का नहीं जा सकता और वो हेड ऑन उस मॉन्स्टर के हमले के टाइम उसके दोनों हाथ को पकड़ लेता है और फिर उसे रोकते हुए मन ही मन सोचता है इस मॉन्स्टर के पास बहुत ही जबरदस्त ताकत है। अब लगता है मेरे को बेहेमोथ की पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके साथ वो लेवल 2 से सीधा लेवल 4 के एनर्जी पर अपने आप को बूस्ट देता है और फिर उस मॉन्स्टर को पीछे धकेलता है और उसके बाद दोनों हाथ से एक मुट्ठी बनाते हुए सीधा उस मॉन्स्टर के कंधे के मिडिल में एक जबरदस्त स्ट्राइक मारता है। वो मॉन्स्टर जमीन में एकदम से लेट कर पड़ा हुआ था और हीरो जब थोड़ा सा अपने गार्ड को डाउन करता ही है उसी वक्त वो मॉन्स्टर अपने हैंड बोन ब्लेड से हीरो के कंधे पर एक स्ट्राइक मारता है जो तेजी से उसे पीछे हटता है और मन ही मन सोचता है मेरा सबसे ताकतवर हमला भी इस मॉन्स्टर के ऊपर थोड़ा सा भी फर्क नहीं डाला। वो मन ही मन सोचता है इस मॉन्स्टर के पास ये दोनों अजीब से नाइफ है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। मेरे को जल्द से जल्द एक वेपन का जरूरत है। वो मॉन्स्टर जो के पीछे दौड़ रहा था और जब जो गेट के पास आता ही है वो मॉन्स्टर अपने बोन ब्लेड से सीधा जो के सिर के पास हमला करता है बट जो उसे डॉज करते हुए सीधा अपने हाथ से उस मॉन्स्टर के ब्लेड को तोड़ देता है और फिर उसी ब्लेड को पकड़ते हुए वो मॉन्स्टर के गले के पास एक शार्प स्ट्राइक करते हुए सीधा पीछे पहुंच जाता है। दिखाई देता है उस मॉन्स्टर का जॉ हमले के कारण से ओपन हो चुका था बट वो फिर भी हारा नहीं था। हीरो सोचता है मैंने फाइनली इसे एक क्लीन स्ट्राइक दिया है और बस एक मौका का जरूरत है। तो वो पीछे घूमता ही है और वो मॉन्स्टर अपनी बॉडी से काफी ज्यादा धुआं को रिलीज करता है जो सोचता है कि ये कोई पॉइजन फॉग है और तो वो समझ पाता है नहीं ये नॉर्मल है और तभी उसे अचानक से साइड से कुछ महसूस होता है। वो तेजी से अपने ब्लेड को नीचे करता है पर वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से जो के पेट में एक स्ट्राइक मार दिया था जो उसे मारने के लिए जाता है बट वो वहां से भाग जाता है और दूसरे ही पल एक दूसरा स्ट्राइक जो के पीठ में हो जाता है और कुछ ही पल में जो पूरी तरीके से कॉर्नर हो चुका था। वो मॉन्स्टर बहुत सारी साइडों से छुपते छुपाते हुए जो के ऊपर हमला करता ही चला जा रहा था। जो सोचता है मैं ज्यादा टाइम तक बेहेमोथ के पावर को अपने अंदर समाये नहीं रख सकता। अगर ये ताकत मेरे से चला गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके साथ वो एक बहुत ही इंटेंसली अपने सारे सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए ढूंढने का कोशिश करता है। वो कहता है फोकस और उसके आंख रोशनी से जल उठते हैं। वो देखता है हवा में एक ग्रीन कलर के फॉग को जो कि इधर उधर हिलता डुलता जा रहा था। जो कहता है लगता है यही वो मॉन्स्टर है और वो सीधा अपने नाइफ के साथ आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ते हुए एक जबरदस्त स्ट्राइक मारता है। अब वो मॉन्स्टर अपने एक हाथ को खो दिया था भाई जो रुकने वाला नहीं था और वो दोबारा से आगे बढ़ता है और उसी वक्त उसके दिल अजीब तरीके से धड़कने लगता है। उसको बहुत ही ज्यादा दर्द का एहसास होता है और मन ही मन कहता है लगता है मैंने अपने लिमिट को छू लिया है, प्लीज इस वक्त को नहीं। भाई वो मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथ से जो कि अटैकिंग हाथ पर हमला करता है जिससे कि एमसी के हाथ से वो नाइफ अब छूट गया था। तभी वो गॉब्लिन अपने ग्रीन कलर के टंग से हमला करता है और उसका जीभ सीधा जो के पेट के अंदर चला गया था। बट जो मन मन कहता है अभी तक ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं और भी ताकत को बोरो कर सकता हूँ। इसी के साथ उसके आंखें जलने लगते हैं और वो उस मॉन्स्टर की जीभ को पकड़ लेता है और फिर उसे जोर से खींचता है। फिर सीधा मॉन्स्टर के मुंह को पकड़ते हुए धीरे धीरे अपने प्रेशर को रिलीज करता है और कहता है मेरे को ये पैसा चाहिए और तुमने मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा है। और यही बोलते हुए वो उस मॉन्स्टर के मुंह को पूरी तरीके से फाड़ देता है और